भारतवर्ष में यूजीसी को लेकर के इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं। एक समुदाय चाहता है कि यूजीसी जो है उसे रद्द कर दिया जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाई है। और दूसरी ओर एससी एसटी ओबीसी समाज है, जो समाज ये चाहता है कि यूजीसी लागू करवाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग एससी एसटी ओबीसी नहीं हैं, नॉन एससी एसटी ओबीसी हैं, उन लोगों को इसका नुकसान क्या है, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या यूजीसी का इस्तेमाल करके एससी एसटी ओबीसी समाज उनका नुकसान कर सकते हैं? मुद्दा शुरू हुआ यूजीसी का, लेकिन चर्चा होने लगी आरक्षण खत्म करो। तो आरक्षण कौन कौन लोग ले रहे हैं और यूजीसी के क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, इसको लेके जो चर्चाएं हो रही हैं उन सब पर बात करना बहुत जरूरी था। और इस सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जोगिंदर सिंह राय हैं, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से भी जुड़े रहे हैं और सोशल वर्कर हैं। इन मुद्दों पर हमेशा बात करते रहे हैं, इसलिए इनसे जानते हैं कि इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। जोगिंदर सिंह राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। जी बहुत धन्यवाद संसार जी। राय साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि यूजीसी को लेकर के पूरे भारतवर्ष में नेशनल पदर पर अब ये मुद्दा बन गया है। ये जब यूजीसी 2012 में लागू होता है, इतना मुद्दा नहीं हुआ। जैसे ही उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उसे सख्त करने का प्रयास किया गया, तो जो नॉन एससी एसटी ओबीसी लोग हैं उसका विरोध करने लगे। और विरोध इस कदर पर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही तारीख में इस पर स्टे लगा दिया। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखो, यूजीसी जो रेगुलेशन एक्ट कहेंगे हम 2026 का है, इसको सही ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्होंने उसको सही ढंग से पढ़ा ही नहीं। और जब सरकार अपनी दलील जो थी सुप्रीम कोर्ट में रख रही थी, वो उसको डिफेंड करने में नाकामयाब रही। हालांकि ये सरकार ने ये रूल रेगुलेशंस नहीं बनाई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, क्योंकि रोहित वेमुला जो हैं उनकी मदर्स और डॉक्टर पायल ताड़वी की मदर जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस थी यूजीसी को कि हायर इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके अंदर जो सामाजिक धार्मिक भेदभाव या लिंग के आधार पर या रेस के आधार पर या विकलांगता के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो रहा है, वो उसके आंकड़े जो हैं 118% जो हैं पिछले 10-12 सालों में बढ़े हुए हैं। इसीलिए आपको ऐसी गाइडलाइंस बनाइए, ऐसा कमीशन रेगुलेशन बनाइए ताकि सभी लोगों को बराबर का ट्रीट दिया जाए हायर एजुकेशन में। तो ये एक्ट जो बना रेगुलेशंस का, ये किसी भी समाज, किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय के लिए इसमें कोई भी ऐसा नहीं लिखा था कि ये फलानी कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह है तो इनके लिए फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसके अंदर लिंग भी है, इसके अंदर धर्म भी आ जाता, तो धर्म क्या, सब लोग धर्म में आ जाते। तो लिंग का मतलब हो गया मर्द भी आ गया, पुरुष भी आ गया और स्त्री भी आ गए, और विकलांग लोगों को भी इसमें कवर किया गया था। तो महिलाएं किसी भी धर्म की हो सकती है, किसी भी जाति की, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो धर्म में हर तरह के लोग आते हैं। तो जिन लोगों ने इसका रूमर्स फैलाया, फॉल्स प्रोपोगंडा किया, उन लोगों ने एक्ट को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं, इसीलिए ये लोगों में एक हवा पैदा किया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी राय साहब, इसमें एक चीज ये भी है कि आपने कहा कि महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए है, यहाँ तक कि विकलांग जो लोग हैं उनके लिए भी इसमें ऑप्शन है। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस का लाभ भी ले रहे हैं, उन लोगों के लिए भी तो ऑप्शन था इसमें। तो इस चीज का प्रचार क्यों नहीं किया गया कि इन लोगों को भी तो इंसाफ मिलता? इस चीज को क्यों छुपाया गया? देखो, यूजीसी रेगुलेशन 2026 बना ना, इसमें एससी एसटी के लिए कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ उनकी जो प्रॉब्लम है विद इन इंस्टीट्यूशन उसको सुलझाने के लिए, रिड्रेस करने के लिए एक टाइमलाइन बॉन्ड फिक्स किया गया। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो छात्र हैं जो कोटे से आते हैं उनके भी इसके अंदर जोड़ा गया था, ताकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथ भी कोई भेदभाव हुआ उसके अंदर ना हो। तो ये एक षड्यंत्र के तहत और यूजीसी और सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों ने ये वो कदम उठाया, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, जो पिछले 12-15 साल से ही अपनी जाति वर्चस्व जो है वो बनाकर रखना चाहते हैं, और वो सरकार की हर पॉलिसी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात आई, सामाजिक बराबरी की बात आई, तो उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर लिया। यही से वो उनकी मानसिकता
एक किस्म की उजागर होती है, जो लोगों को दिखाना चाहती थे कि हम सामाजिक न्याय व्यवस्था और सामाजिक बराबरी के हक में नहीं हैं, क्योंकि अगर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आदमी किसी तरह भी किसी को चढ़ाता है या कोई विकलांग के बारे में कोई आपत्तिजनक शब्द बोलता है या किसी महिला के खिलाफ, तो वो कहते हैं कि हमें हमें तो ये हक है, हमारी प्रिविलेज है, इसलिए हम कर सकते हैं। इसलिए ये कानून नहीं बनाए जाएं ताकि हमें अपनी मनमानी कर सकें, हमें अपनी वो जो वर्चस्व है उसको हमने कायम रखना है। कोई किसी को कह रहा है कि तू कोटे से आ रहा, ये वो कह सकते हैं कि कोठे से आया है। तो किसी को विकलांग को भी चढ़ा सकते हैं, किसी महिला को बुरे शब्दों से कह सकते हैं, या इसमें कोई जनरल कास्ट का भी बंदा है, उसको भी कोई रंग भेद के नाम पर उसको भी चढ़ा सकता था। तो ये सबके लिए बराबरी था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी के लिए फंसाने वाली बात है। हालांकि इसमें पेनल्टी का भी प्रावधान गाइडलाइंस में रखा हुआ है। वो इसलिए रखा था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है उसके लिए कमीशन ने उसमें जिक्र किया हुआ है। तो जब कमेटी बनी है, 10 मेंबर्स कमेटी है, तो उसमें यह था कि SC, ST, OBC, महिला और विकलांग में से एक आदमी को सुनिश्चित किया गया था। तो 10 मेंबरों कमेटी में से अगर 5 मेंबरों को रखा जाता है तो 5 कौन रहेंगे? फिर 5 तो रहेंगे ही रहेंगे दूसरे कास्ट के। क्यों? क्योंकि पूरे भारत के अंदर जितने भी हायर इंस्टीट्यूशन है उनमें जो डोमिनेंट क्लास है या जो ज्यादा लोग हैं तो वो अपर कास्ट के ही लोग हैं। आप यूनिवर्सिटीज में देख लो, जुडिशरी में देख लो, या शासन प्रशासन में देख लो, तो उन लोगों को वहां ये नहीं कहा गया कि भाई ये लोग भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। और ये भी एक हवा उड़ाया गया कि इस कमेटी के अंदर सिर्फ SC, ST, OBC के ही लोग हैं। बिल्कुल ये सरासर झूठ है, ये फॉल्स प्रोपोगंडा है, रूमर्स है, लोगों को गुमराह करने वाला, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू इसको सर्कुलेट किया गया। और माना कि इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दूं कि पूरी दुनिया में धार्मिक, जातिक और रेस के आधार पर भेदभाव होता है जी। और अमेरिका में अगर कोई कमेटी बनती है और इस कमेटी में भारत का भी कोई मेंबर रखा जाता है कि रेस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का ही लोग कमेटी में रहेंगे। ये अमेरिका के तो है ही हैं, लेकिन भारत का उन्होंने कहा है कि एक स्पेसिफिक उस पे बात बताए कि भारत का आदमी भी उसमें रखो एक कमेटी में, क्योंकि जो रेस के आधार पर भेदभाव होता है वो जो एशियन लोग हैं उनके साथ जो वहां के यूरोप के लोग ज्यादा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका का आदमी उस कमेटी में नहीं है। तो ये सेम उसी तरीके से है कि जब कमेटी बन रही है, कमेटी में जो G कास्ट के लोग हैं वो तो हैं, होंगे ही होंगे, लेकिन SC, ST, OBC, महिला और विकलांग की रिप्रेजेंटेशन को UGC ने अनिवार्य किया हुआ है। इससे पहले जोगिंदर साहब आगे बढ़े, पहली ही तारीख में सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जज साहब ये कहते हैं कि इसके अंदर स्पष्ट नहीं था कि ये कैसे काम करेगा या त्रुटियां थी इसके अंदर, जिसके बाद UGC से और सरकार से जवाब मांगा है और मार्च 19 तक जवाब उन्हें देना है। ये आपने सही कहा, मैंने इसको पहले भी आपको बताया कि UGC में एक विनोद जिंदल नाम के एडवोकेट थे, उनकी बैटरी ऑफ लेयर्स वहां उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अब हमारे लोग तो ऐसे भी नहीं पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक्ट क्या है, तो जो GC के लोग हैं, हालांकि वो बड़े उदारवादी लोग हैं, तो कमेटी में कौन लोग थे? 30 आदमी थे कमेटी के अंदर, और 30 जो हैं 10 राज्यसभा से थे और 20 जो हैं वो लोकसभा से थे। और जो मौजूदा सरकार है उसी सरकार के उसमें से 15 या 20 आदमी भी थे। तो फिर ये एक्ट जब बनाया गया है तो सरकार ने बड़ी सोच समझ के बनाया। सरकार के खुद के आंकड़े हैं कि 118% जो एक किस्म का सोशल डिस्क्रिमिनेशन है या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है या और भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन है वो हायर इंस्टीट्यूशन में बढ़े हुए हैं। तो फिर सरकार जब खुद कह रही है तो इसका मतलब वो क्लियर है कि सरकार फिर अपने ही कानून को, अपने ही एक्ट को डिफेंड करने में नाकामयाब रह गई। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पे पुनर्विचार करेगी और 19 तारीख को जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग है इसको सरकार को लागू करना पड़ेगा। एक्ट के अंदर मुझे ऐसे लगा कि कमियां भी हैं कुछ में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कमी नहीं। कमी जैसे है कि एक्ट में क्लियर बात लिखी है कि रेस के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और रिलीजियस लिंग्विस्ट के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कमेटी में कोई रेस के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन उसका कोई मेंबर रखने की बात नहीं है। अच्छा, रिलीजियस लिंग्विस्ट जो है
जो लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव होता है, उसका भी कोई आदमी उसके अंदर नहीं है। अब अभी आपने देखा कि एक महीना पहले हमारा एक मिजोरम का लड़का था जो देहरादून कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उसके साथ क्या हुआ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और जो सामंतवादी लोग थे, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने उसको चाइनीज चिंगी कहकर चढ़ाया और उसकी जो रेशियल स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने मतलब उसको एक ऐसे उसका मजाक बनाने की कोशिश की और वो उस चीज को बर्दाश्त भी नहीं कर पाया और उसके साथ मारपटाई भी हुई। और उसके बाद उसने 15 दिन के बाद वो अपना दम जो है तोड़ जाता है। तो वो क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूजीसी ने उसके अंदर कोई भी प्रावधान नहीं किया है कि उसकी तरफ से भी एक मेंबर डाला जाए। और दूसरी ये बात है कि रोहित वेमुला एक्ट है, तो रोहित ये यूजीसी एक्ट बना है। हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि रोहित वेमुला जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का शिकार हुआ था, उसने उसके तहत उसके अंदर जो भेदभाव हुआ सोशलिज्म के आधार पर, उसके चलते उसने मतलब कि सुसाइड किया। तो रोहित वेमुला एक्ट बनना चाहिए। और ये एक्ट जो टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, तो उसके अंदर भी तो किसी तरह की प्रताड़ना और भेदभाव, तो वो यूजीसी लाइन जो गाइडलाइंस है वो तो सिर्फ हायर एजुकेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर है, उनके लिए क्या है। तो अगर रोहित वेमुला एक्ट बनता है तो उसमें जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, और हम तो चाहते हैं ये स्कूल भी इसमें आने चाहिए। जरूरी नहीं कि जो भेदभाव है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, शुरू तो स्कूलों से ही होता है, शुरुआत जो है। हाँ, लेकिन उसमें एक्ट उनके लिए नहीं ना है, कोई प्रावधान नहीं है एक्ट के अंदर। तो यूजीसी जो स्पेसिफिक एक्ट बनाए वो सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए और यूनिवर्सिटीज के अंदर ही है। तो रोहित वेमुला अगर एक्ट बनता है तो उसमें सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, मेडिकल काउंसिल आएगा, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज सारा आ जाएगा। तो ये ज्यादा जरूरी है कि इसके अंदर संशोधन की जरूरत है और इसके अंदर वो कवरेज भी सब लोगों को मिल जाएगी। दूसरी इसमें बात है कि कुछ लोग कह रहे थे, हमारे काउंटर पार्ट, हमारे साथी, कि जी हम सोचेंगे भी अंदर से अगर तो फिर भी हमारे ऊपर ये एक्ट जो है वो काम कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्ट के अंदर एक्सप्लिसिट्स और इम्प्लिसिट्स दो तरह के शब्द वहां हैं। ये पता होगा उन लोगों को, वो उन लोगों को पता ही नहीं है। एक्सप्लिसिट्स का मतलब ये है कि स्पष्ट तौर पे आपने किसी के साथ भेदभाव किया है, चाहे वो कोई भी भेदभाव हो, क्योंकि जातीय हो, धार्मिक हो, लिंगिक हो, विकलांगों के हो, महिलाओं के लिए, प्लेस ऑफ बर्थ या रेशियल के आधार पर, तो क्लियर कट है कि आपने भेदभाव किया। इसके लिए कमेटी बनती है और 24 घंटे के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है और 15 दिन के अंदर कमेटी अपना जवाब दे देगी और 7 दिन के अंदर आपके खिलाफ जो है वो एक्शन होगा। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं। दूसरी बात है इम्प्लिसिट्स। इम्प्लिसिट्स का मतलब ये है कि आपने कोई संकेत भी किया, इशारा भी किया, उस इशारे से किसी को आपने चढ़ाया, किसी का मजाक उड़ाया, तो उस पर भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। जैसे पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि आप इशारों में भी सरकार पे तंज नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते हो। तरीके से तो उस तरीके माना कि एक आदमी को, महिला को इशारों में कोई कमेंट्स कर लेता है, या किसी हमारे जनरल कास्ट के जो भाई हैं, अगर वो नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ के हैं, तो वहां कलर के हिसाब से बड़ा डिफरेंसेस है हम और उन लोगों में। तो अगर उनको कलर के हिसाब से कोई चढ़ाएगा तो तब ये कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। और ये यूजीसी एक्ट है, ये कोई क्रिमिनल लॉ तो नहीं है, जीरो प्रेसिडेंस के बाहर है ये। इससे नहीं है कि अगर किसी ने किसी के साथ जाति सूचक शब्द किया, कोई भेदभाव किया, तो ये जो है क्रिमिनल केस बन जाएगा, पुलिस में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर तो जोगिंदर साहब, कई लोगों ने ये कहने का और लोगों में जो है भ्रम फैलाया ये कह करके कि जैसे ही कंप्लेन होगी 10 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, मैं इसमें कोट करूंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा बाद में। किसी ने ये भी कहा कि 10 साल की सजा तक हो जाएगी आदमी को, कार्रवाई बाद में होगी। और यहाँ पे ये भी एक जो है विरोध जताया गया कि जो कंप्लेनर है उसका नाम हिडन रखा जाएगा, वो बताया नहीं जाएगा। इससे भी जो है वो संतुष्ट नहीं है कि उसका नाम हिडन क्यों है, उसका नाम भी सामने आना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि वो कह रहे हैं कि हम सब एक साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, अब इकट्ठे हैं, जातिवाद तो है नहीं, तो फिर ये चीजें क्यों। सिर्फ यूजीसी नहीं, आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए। देखो, 3-4 सवाल है इसमें ऐसा है कि ऐसा कहीं कोई हिडन नहीं रखना है। जो कंप्लेंटर है वो कोई भी हो सकता है। पहले ही समझने वाली क्लियर कट बात है कि आप यूजीसी के रेजुलेशन जो हैं उसको आप पढ़ें, उसमें हर चीज को उन्होंने क्लियर कट कर दिया है। कुछ बातें हो सकती हैं जो छूट गई हो, जल्दबाजी में लाया गया हो, लेकिन जो लिखा है वो बड़ा स्पष्ट है। और 2012 से
जो रेगुलेशन एक्ट थे यूजीसी के, उससे ये कहीं ज्यादा बेहतर है। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसमें संशोधन की जरूरत है, इसमें और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, और भी कुछ तथ्यों को जोड़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम यूजीसी एक्ट नहीं चाहते हैं। हम जो पिछले 5-7 सालों में 35,000 लड़कों ने सुसाइड किया है हायर एजुकेशन में, 35,000, और ये टेक्निकल भी हैं, इंजीनियरिंग भी हैं, मेडिकल भी हैं, कॉलेज में भी हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो उस 35,000 में सारे लोग जो SC ST OBC के थोड़ी हैं, उसमें जनरल भी हैं, कोई भी किसी को प्रताड़ना कर सकता है, जो डोमिनेंट है, जो सर्वश्रेष्ठ है, तो वो कर सकता है। तो ये गलत बात है कि भाई उसके अंदर हिडन रखा गया है, उनको निकाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यूजीसी एक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि 7 पेजेस का है, 7 पेजेस का हिंदी में है और 7 का इंग्लिश में है। आप पढ़िए अच्छे ढंग से एक एक, और आपको यूजीसी एक्ट के जो रेगुलेशन है उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा ना, वो लैंग्वेज क्या है, वो टेक्निकल लैंग्वेज से आपको खुद अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी अच्छे एडवोकेट, अच्छे किसी आदमी के पास जाइए और उसको समझाइए। ये तो समाज की बेहतरी के लिए है और सब लोगों के फायदेमंद के लिए है। लेकिन इन्होंने इसको एक किस्म का गलत प्रोपागेंडा किया और र्यूमर्स फैलाए। रही दूसरी बात की रिजर्वेशन की, देखो जब भी SC ST OBC के लिए कोई उनके अधिकारों की बात होती है, तो कुछ लोग जो हैं वो इसको मेरिट की बात करते हैं, मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, और देश के विकास की चिंता उनको शुरू हो जाती है। आप देखिए कि पिछले इतने सालों से AW आरक्षण जो है वो लागू है, जिसका कोई संवैधानिक बेस नहीं है, वो डिमांड भी नहीं थी किसी की, वो डिमांड भी नहीं थी, कोई योग नहीं बना, वो उनको ठीक लगता है। लेकिन जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको जब संवैधानिक अधिकार मिलते हैं तो वो उसके समर्थन नहीं करते, वो उनको दुख हो जाता है। तो यहीं से इन लोगों की मानसिकता समझ आ जाती है कि ये लोग सामाजिक न्याय व्यवस्था, सामाजिक बराबरी, सामाजिक भाईचारा और सामाजिक लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते। अब तो पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप शांति बनाए रखें। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि यूजीसी एक्ट जो है वो इसमें और भी संशोधन करके इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि सरकार की कड़ी नजर है और ये सब लोगों के लिए है। और यहाँ जो यूजीसी एक्ट है, इसमें उन लोगों की मानसिकता पूरी की पूरी जाहिर हो गई है। उन्होंने अपना चेहरा बेनकाब कर दिया है और हम उनका शुक्रिया भी करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लोग जो हैं, जो अपने आप को कह रहे थे हम सनातनी हैं, या फिर भाईचारे का मैसेज देते थे, हम बड़े अच्छे हैं, कहीं जात पात नहीं है, तो उनके लिए उनको पता लग गया कि कास्टिज्म भारत में एग्जिस्ट कर रही है। जितनी भी भारत की समस्याएं हैं वो जातिवाद है। भारत से अगर जातिवाद खत्म हो सकता है, खत्म हो जाए, तो भारत एक समृद्ध राष्ट्र जो है वो बन सकता है। और रही आरक्षण की बात, तो आरक्षण जो है वो उसका आधार कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। वो कहते हैं कि आरक्षण जो है इसे गरीबी के आधार पे कर देना चाहिए, ये लोग अमीर हो चुके हैं, अब वेल सेटेल्ड हैं, अब इन्हें आरक्षण की जरूरत क्या है। 10 साल के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, अब इसकी जरूरत नहीं है। जो नॉन SC ST OBC लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब वो लोग भी गरीब हैं, उन्हें भी आरक्षण मिल जाना चाहिए। देखो, बाबा साहब ने कहीं भी इसका जिक्र 10 साल का नहीं किया है। वो लोग कह रहे हैं वो पॉलिटिकल आरक्षण है, वो 10 साल के लिए था। सरकार उसमें समय समय पर संशोधन करती रहती है और 10 साल के लिए वो बढ़ाती है। जो आरक्षण स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में या एम्प्लॉयमेंट में है, वो तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप जो दूसरे लोग हैं उनकी लाइन और आपकी लाइन जो है वो बराबर नहीं हो जाती है। क्योंकि आरक्षण का आधार जो है वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। जब तक सामाजिक पिछड़ापन रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। यानी जब तक कोई आदमी बीमार है तो उसका इलाज तो चलता रहेगा। और जातियां जब तक भारत में हैं तब तक आरक्षण रहेगा। तब तक शिक्षा में भी वो स्टेबल नहीं हो जाती उनकी फैमिली, तब तक रहेगा। और आरक्षण के पीछे जो आधार है वो है सामाजिक न्याय व्यवस्था और सामाजिक बराबरी का सवाल है। आरक्षण है सोशल करेक्शन, सोशल डाइवर्सिटी और इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी। इसको हम सोशल एक्सक्लूजन नहीं कर सकते, इसको हमको सोशल डाइवर्सिटी को बढ़ाना होगा। और ये जो लोग कहते हैं कि मेरिट मतलब नहीं आ रहा है, देश जो है उनको विकास की चिंता शुरू हो जाती है, इससे अच्छे लड़के आगे नहीं आते हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम भी ये मान रहे हैं कि हम 21वीं सदी में हैं,
आरक्षण को स्थापित करना और आरक्षण को सुरक्षित करना हमारा मकसद नहीं है। हम भी अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आपको किसी कोटे से नहीं आना चाहिए या आरक्षण की नहीं है, लेकिन जब तक भारत का सिस्टम ऐसा बना है जो जातिवादी आधारित है, जिसकी मानसिकता दूसरों को प्रताड़ना करने की है, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड की है, तो तब तक यह खत्म नहीं हो सकता है। और दूसरी ये बात है कि जातियां अगर भारत में खत्म हो जाएंगी तो सारी समस्या जो है वो खत्म हो सकती है। तो अगर इसके हम पीछे वो कारण देखें कि आरक्षण क्यों दिया गया, तो आपने सदियों से, हजारों सालों से धर्म और जाति के नाम पे लोगों का शोषण किया है, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनके हाथ में अपने तलवार नहीं दी, राजपाट नहीं दिया, वो तो बस्ती से बाहर रखा, मरे हुए बेचारे जानवरों का गोश्त आपने खिलाया, तो आज क्या तकलीफ है आपको? आप सोशल बाइकाट के बदले सोशल इंक्लूजन करिए ना, सबको गले लगाइए ना। हम सब लोग भारत के वासी हैं, भारत को समृद्ध और आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा और जड़ेगा। तो क्या चिंता है आप लोगों ने? जो बात आप कह रहे हैं कि हजारों साल से शोषण हुआ, वो कहते हैं कि हजारों साल से शोषण हुआ, तो क्या अब आप लोग भी हमारा उसी तरीके से शोषण करेंगे? जैसे साथ में ये कह रहे हैं कि अब जब हम एक साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं एक ही समाज में, जातिवाद नहीं है, ये जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है, ये पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स के चलते हिंदू धर्म को बांटने का प्रयास किया गया और इनको अलग अलग करने का प्रयास किया गया। देखो, अगर जाति नहीं है तो जब सोशल करेक्शन और सोशल इक्वलिटी का ये जो कंसेप्ट आया है सोशल जस्टिस का, तो फिर आपने इसका विरोध क्यों किया? इसका मतलब जाति आधारित अत्याचार और जातिवादी मानसिकता है आपकी। जब पूरी दुनिया में सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल इक्वलिटी है, तो आपको क्या डर है? जब आप किसी के साथ जाति भेदभाव नहीं करोगे, जाति आधारित किसी को प्रताड़ना नहीं करोगे, तो आपको क्या डर है? फिर तो पूरे देश के अंदर जितने भी कानून हैं, वो कानून तो एक चोर को डर होगा कि चोरी का कानून नहीं होना चाहिए, फिर तो हमें चोरी के कानून का भी विरोध करना चाहिए। देश के अंदर 498 ए कानून है जो दहेज के लिए प्रताड़ना होती है, उसमें तो कितने सारे लोग ऐसे ही फंसाए जाते हैं, फिर तो हमें उन कानूनों का भी विरोध करना पड़ेगा। इन कानूनों का डर और इस एक्ट का डर उन्हीं लोगों को है जिनकी मानसिकता जो है वो जातिवादी है। तो आप जातिवादी मानसिकता से बाहर आइए ना, आप लिबरल हो जाइए ना, आप मजलूमों को, गरीबों को, लाचारों को, बेसहारों को गले लगाइए ना। हम भी इसी देश के वासी हैं, हम नहीं चाहते कि जो आपके लिए पूर्वजों ने किया वो आपके साथ हो, वो किसी के साथ भी नहीं होना है, लेकिन आप अपनी गलती तो मानिए ना कि वाकया जी हमारे पूर्वजों ने गलती की है, उस बात का हमें एहसास है, चलो जो पीछे हो गया उसको छोड़ो, आओ मिलकर आप समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, तो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारे के आधार पर चलते हैं। आपको नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो, हम मिलकर के रहें? आपको नहीं लगता? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा नहीं चाह रहे? वो इस एक्ट का जो विरोध किया उन्होंने, जो उनका लोगों को इकट्ठा करते हैं एक नाम पर, वो तो वहां से उनको समझ लेना चाहिए ना कि क्या आप मीठा मीठा खाओगे और कड़वा कड़वा थूक दोगे, ये नहीं ना चलेगा। हम तो चाहते हैं कि सबकी रिप्रेजेंटेशन बराबर हो, सबका अधिकार हो। क्यों? क्योंकि ये देश में अगर एक हमारा पड़ोसी भूखा है और हम रोटी खा रहे हैं, हम बढ़िया से बढ़िया कपड़े लगा रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है ना कि वो भी ऊपर उठे, उसकी भी अपलिफ्टमेंट हो, सोशली भी हो, इकोनॉमिकली भी हो, एजुकेशनली भी हो, कल्चरली भी हो, क्यों ना हो? तो ये सारी चीजें उनको समझनी पड़ेगी ना। आपके अंदर जो मानसिकता है एक जाति, एक रिवाज की तरह है, एक मानसिक स्थिति है, एक धारणा है, उस धारणा को तो बदलिए ना। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है भारत में, उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बचाना हमारा काम है। भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता पे हमको यकीन करना होगा। संविधान के हिसाब से ही देश चलना चाहिए, वो हमारी मांग है। तो इसमें यूजीसी एक्ट से लेकर और भी जो मसले हैं, हम सरकार के साथ हैं, देश की हित में हमें काम होना चाहिए। आओ ना मिलकर काम करते हैं, क्या चिंता है आपको? छोड़ो अगड़ा पिछड़ा, छोड़ो SC ST OBC, छोड़ो हिंदू मुसलमान की, आओ मिलकर हम नागरिक नहीं रह सकते हैं क्या? क्या भारत में हमने अपनी पहचान को जाति आधारित पर या धार्मिक आधार पर जरूरी होनी चाहिए क्या? हम तो कहते हैं भाई ये सब सारी चीजों को छोड़ो, ये चीजें डिवीजन करने की हैं, सबको बराबर की रिप्रेजेंटेशन दे दो ना, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, और एक चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, मसला ही खत्म हो जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सिंह राय, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े थे। यूजीसी को लेकर के जो कुछ हो रहा है, आरक्षण को लेकर के जो कुछ कहा जा रहा है, और पिछले दिनों में जो प्रदर्शन नॉन SC ST OBC समाज के लोगों ने किए, उन प्रदर्शन में जो कुछ कहा गया, जो तर्क दिए गए, उन सब पर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, 19 मार्च को इस पर सरकार और यूजीसी क्या जवाब देगी,
ये चर्चा का विषय था, इस पर चर्चा की है। जोगिंदर सिंह राय इस पर जो कहना चाहते थे उन्होंने अपनी बात रखी है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और